हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉपिसिंग के बारे में। कॉपिसिंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कॉपिसिंग किया जाता है। कॉपिसिंग क्या होता है? इसमें ये एक सिल्वीकल्चरल सिस्टम है। सबसे पहले सिल्वीकल्चरल सिस्टम क्या होता है? देखिए, ये हमारे पास एक फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट में काफ़ी सारे ट्रीज इस तरह से लगे होते हैं, काफ़ी सारे ट्रीज लगे होते हैं। अब अगर हम लोग ट्री को उसको पूरा जड़ से ना उखाड़े और हम लोग उसको ट्री को यहाँ से काट दें, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे मतलब इसे ही कॉपिसिंग कहते हैं। अगर ट्री को यहाँ से काट दिया जाए बजाय कि उसको पूरा उसको जड़ से निकाला जाए, उसे कॉपिसिंग कह देते हैं। ठीक है, कि ट्री को यहाँ से काटना। कॉपिस का मतलब ही क्या होता है? कट, टू कट। अब हम लोग काट रहे हैं, ट्री को यहाँ से काट रहे हैं। अब जिसकी वजह से ट्री को अगर यहाँ से काटा जाएगा तो क्या रह गया ट्री के पास? ये पार्ट रह गया। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? स्टम्प और स्टूल। ठीक है, इस पार्ट को स्टम्प या स्टूल कह दिया जाता है। इसको कई बार आएगा, ये वर्ड यूज होगा, स्टम्प या स्टूल कहा जाता है। ठीक है, अब इसको काटने की वजह क्या है? हम लोग फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में हम लोग ट्री है, ट्री को अगर हम लोग टिम्बर उससे हमने टिम्बर लेनी है ट्री से, और हम लोग टिम्बर लेने के लिए ही फॉरेस्ट को काटा जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसको काट देंगे, उससे हमें टिम्बर मिलेगी और फिर दोबारा से फिर उसके सीडलिंग्स उगाए जाएंगे और फिर जो है नए ट्रीज बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? सीडलिंग्स नहीं ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि सीडलिंग्स ग्रो करेंगे तो पूरे फॉरेस्ट में काफ़ी एरिया होता है उनको मतलब ग्रो करने के लिए। फिर उनको, ये बात छोड़ो, तो मतलब कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? सीडलिंग्स नहीं ग्रो करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्टम्प जो है वो रहने देंगे ट्री का। अब इस स्टम्प से क्या होगा? वैसे तो नॉर्मली ट्री कैसे ग्रो करता है? ऐसे ही ग्रो करेगा। नॉर्मली ट्री ऐसे ही ग्रो करता है, उसका एक ही स्टेम होता है, ऊपर उसके क्राउन होता है, इस तरह से नॉर्मली ट्री ग्रो करता है। लेकिन इस केस में क्या होगा? अगर हम लोग उसका स्टम्प रहने देते हैं, कट करते हैं यहाँ पे, तो इसके बाउंड्रीज पे, ट्री की जो बाउंड्रीज होती है ना, जहाँ पे हमने कट किया है, उसके ट्रीज के बाउंड्रीज पे बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। वो बर्ड्स जो है ना, वो बर्ड्स से नए शूट्स पैदा हो सकते हैं। ठीक है, किस तरह से? ऐसे, जैसे ये हमारे पास ये स्टम्प रह जाता है ऐसे, तो इसके बाउंड्रीज पे शूट्स पैदा होते हैं। इस तरह से शूट्स ग्रो होते हैं। ऐसे कितने ही शूट्स ग्रो हो जाते हैं, तो ये काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। और फिर जब ये लंबे लंबे हो जाते हैं, जिनसे कि हमें अच्छी वुड मिल सकती है, जितनी हमें रिक्वायर्ड वुड चाहिए, जितनी हमें मिले वुड, उतनी हमें मिल जाएगी। उसको फिर काट दिया जाता है, यहाँ तक फिर काट दिया जाता है, और फिर उनसे फिर से, मतलब सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से फिर काट दिया जाता है, तो उसका फिर स्टम्प रह जाता है। फिर उसके बाद फिर से उसकी बाउंड्री से ऐसे कॉपिस शूट्स निकलती हैं, तो उनको फिर काट दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या मतलब बिना हम लोग सीडलिंग्स ग्रो किए ट्री से, हम लोग एक ही ट्री से हमने काफ़ी सारे शूट्स निकल गए, तो उन शूट्स को फिर हम लोग एज वुड यूज कर सकते हैं। और इन शूट्स को क्या कहा जाता है? कॉपिस शूट्स, क्योंकि ये हमने पेड़ को काटा और उस काटने की वजह से हमारे पास शूट्स निकले हैं, तो इस वजह से इनको कॉपिस शूट्स कहा जाता है। ठीक है, सो ये दो टर्म्स हैं, स्टम्प है, स्टूल, और एक है कॉपिस शूट्स। ठीक है, तो दिस इज कॉपिसिंग। ये कॉपिसिंग होता है, ये सिल्वीकल्चरल सिस्टम में ये मेथड आता है। तो इसे करते क्यों हैं? क्योंकि जो ट्रीज होते हैं, वैसे जो नॉर्मली हम लोग फॉरेस्ट देखते हैं, नॉर्मली फॉरेस्ट में क्या होगा कि ट्रीज होंगे, नेचुरली ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, उनकी सीडलिंग्स गिरेंगे, अपने आप गिरेंगे, अपने आप पेड़ कट जाएंगे, जब हवा आएगी या फिर उनकी ओल्ड एज हो जाएगी, वो अपने आप गिर जाएंगे। लेकिन सिल्वीकल्चरल सिस्टम में क्या होता है? हम लोग ट्रीज को खुद काटते हैं। इट इंक्लूड्स हार्वेस्टिंग, रीजनरेशन एंड स्टैंड टेंडिंग। ठीक है, इसमें हम लोग ट्रीज को खुद काटते हैं, और काटने की वजह से वो जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं, और उनकी स्टैंड टेंडिंग, मतलब बीच में जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उनके काटने से पहले, उनको टेंडिंग कहते हैं। ठीक है, सो दिस सिल्वीकल्चरल सिस्टम ये होता है, इज ए प्लान्ड प्रोग्राम। ये खुद प्लान किया जाता है, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो वर्कर्स होते हैं वो लोग करते हैं, ऑफ सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट्स इन ए स्टैंड
स्टैंड मतलब फॉरेस्ट, टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मतलब वुड हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है, और बहुत इजीली वुड मिल जाए, जिस तरह की वुड चाहिए हमें वो वाली वुड मिल जाए। क्योंकि अगर हम लोग सिंपल फॉरेस्ट है, सिंपल ट्री है, तो उसमें हमें सिर्फ यही टाइप की जो मोटी स्टेम वाली वुड होगी वही हमें मिलेगी, मोटा स्टेम ही मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से काट देते हैं और यहाँ से कॉपिस शूट्स निकलते हैं तो हमें लॉन्ग पोल्स मिल सकते हैं, इस तरह से लंबे लंबे पतले पतले पोल्स मिल सकते हैं वुड के। या फिर हम लोग इससे विलो स्पीशीज होती है एक, उनसे हम लोग बुशेस होती हैं, एक टाइप का बुशेस होते हैं बहुत पतले पतले, उनसे, इनसे तो थोड़े मोटे हैं ये जो स्टेम हैं इनके, लेकिन कई स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके बहुत ही पतले होते हैं जो कॉपिस शूट्स निकलते हैं, तो उनको हम लोग एज फायर वुड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ्यूल की फॉर्म में कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज कॉपिसिंग। सो इसके टाइप्स आते हैं, मेन जो टाइप्स होते हैं वो यही होते हैं, लेकिन अगर हम लोग नेट में सर्च करते हैं तो काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। मेन टाइप्स यही होते हैं, इनको मॉडिफाई करके और टाइप्स बन जाते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो यही टाइप्स होते हैं, ठीक है। सिंपल कॉपिस, शेल्टरवुड कॉपिस, कॉपिस विद स्टैंडर्ड, कॉपिस विद रिजर्व, कॉपिस सिलेक्शन सिस्टम। So next is coppicing is a traditional method of woodland management which exploits the capacity of many species of trees to put out new shoots from the stump or roots if cut down। वही मैंने आपको बताया, ये ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने समय से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने कॉपिसिंग करना स्टार्ट किया है, कि हम लोग पहले नहीं करते थे, क्योंकि मतलब अभी हमें लॉन्ग पोल्स जो हमें चाहिए, जैसे मैंने कहा आपको कि ट्री से हम लोग इस तरह से लॉन्ग पोल्स बना सकते हैं, ऐसे लंबे लंबे हमें शूट्स मिल सकते हैं, वो काफ़ी मटेरियल बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है, वो हमें मिले, तो इस वजह से हम लोग कॉपिसिंग कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, पुराने समय से ही कॉपिसिंग स्टार्ट है, बल्कि पुराने समय में ज़्यादा हुआ करता था कॉपिसिंग, क्योंकि तब क्या था कि पेड़ को काटने के लिए उनके पास कुछ मशीन्स नहीं होती थी, तो वो जो बड़े स्टेम वाला, मोटे स्टेम वाला पेड़ होता था उनको काटना बहुत मुश्किल होता था। इस वजह से वो लोग जो कॉपिसिंग कर देते थे ट्रीज की, तो जिनकी वजह से कॉपिस शूट्स जो निकलती थी उनका स्टेम पतला होता था, तो उनको काटना इजी होता था। इस वजह से वो लोग यही प्रेफर करते थे, कॉपिसिंग ही करते थे फॉरेस्ट में, ठीक है। यंग ट्री स्टेम्स आर रिपीटेडली कट डाउन टू नियर ग्राउंड लेवल रिजल्टिंग इन अ स्टूल। तो उससे क्या बन जाता है, स्टूल बन जाता है, और स्टूल से कॉपिस शूट्स निकलती हैं। टिपिकली अ कॉपिस वुडलैंड इज हार्वेस्टेड इन सेक्शंस और कूप्स ऑन ए रोटेशन। इन दिस वे क्रॉप इज अवेलेबल ईच ईयर समवेयर इन द वुडलैंड। तो कॉपिस वुडलैंड को क्या है, सेक्शंस और कूप्स में काटा जाता है। किस तरह से, जैसे कि हमारे पास ये एक ट्री है, ये एक फॉरेस्ट है, मान लो ये एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कितनी रोज होंगी ट्रीज की, एक रो ये हो गई, 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 ठीक है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर में जब हम लोग काट रहे थे उसको, तो फर्स्ट ईयर में हमने इन सारे ट्रीज को काट दिया, मतलब एक रो को काट दिया। सेकेंड ईयर हमने इस रो को काट दिया, थर्ड ईयर में इस रो को काट दिया, फोर्थ ईयर में इस रो को काट दिया। फिर ऐसे कितनी रोज जो होंगी, जब हम लोग उन रोज को काटेंगे, तो उन रोज को जब काटा, तो जब लास्ट वाली रोज, मान लो बहुत सारी रोज को काटने के बाद ये वाली रो जो है वो तब तक, जब तक हम लोग चाहते हैं कि वो ग्रो हो जाए, तब तक वो ग्रो हो चुकी होगी, और फिर दोबारा से फिर से वो क्रॉप जो है वो रेडी होता है कटने के लिए, ठीक है। सो इस तरह से हर साल हमारे पास क्रॉप होता है काटने के लिए। तो कॉपिसिंग जो है वो सेक्शंस या कूप्स में काटा जाता है, मतलब कूप्स मतलब रोज में काटा जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे फॉरेस्ट को एक ही बार में काट देंगे, रोज में काटा जाता है, सेक्शंस में काटा जाता है, ठीक है। द साइकिल लेंथ डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज का कट, लोकल कस्टम एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो साइकिल लेंथ है, कितनी देर बाद हमने काटना है ट्री को, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीशीज कट के ऊपर। किस तरह से, जैसे मान लो ये हमारे पास ट्रीज हैं, एक स्पीशीज के यूकैलिप्टस स्पीशीज है, उसके ट्रीज हैं। अब इस स्पीशीज के ट्रीज को हमने काट दिया, ठीक है, इस साल हमने काटा। 20 साल बाद, मान लो कि 20 साल बाद इनकी ग्रोथ इतनी फिर हो जाती है, तो अब हम लोग उनको कब काटेंगे, 20 साल बाद काटेंगे, ठीक है। तो मतलब इनको, इनकी जो रोटेशन है
कितनी देर बाद हो रही है? 20 साल बाद। ठीक है, एक स्पीशीज है ओक, उसकी इतनी ग्रोथ है, ये ओक है, इतनी ग्रोथ है इसकी, और 50 ईयर्स बाद इनकी दोबारा से फिर इतनी ग्रोथ होती है। तो इनको काटने के लिए कितना टाइम लगेगा? 50 ईयर्स। इनको काटने के लिए कितना टाइम लगेगा? 20 ईयर्स। मतलब कि जो रोटेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है। यूकेलिप्स, ओक और भी कई स्पीशीज होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ उनको कितनी देर बाद काटा जाए, कि उनसे कितनी देर बाद हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सो बर्च कैन बी कॉपिस्ड फॉर फेगोट्स ऑन 3 और 4 ईयर साइकिल। बर्च ट्री को कॉपिस किया जाता है 3 या 4 साल बाद, क्योंकि 3-4 साल बाद उनकी ग्रोथ हो जाती है, जितनी हमें उनसे प्रोडक्ट चाहिए उतनी ग्रोथ हो जाती है उनकी, इस वजह से 3-4 साल बाद काटते हैं। वेयरएज ओक कैन बी कॉपिस्ड ओवर अ 50 ईयर साइकिल। फेगोट्स होता है, लकड़ियों के बंडल को फेगोट कहते हैं, तो उनके जो लकड़ियां हैं उनको पाने के लिए 3-4 साल बाद उनको फिर से काट दिया जाता है, फिर वो ग्रोथ हो जाती है उनकी 3-4 साल बाद और फिर काट दिया जाता है। इस तरह से कंटिन्यू रहता है, ये सर्कल जो है, साइकिल जो है कंटिन्यू रहता है। एविडेंस सजेस्ट दैट coppicing has been continuously practiced since prehistory. Originally, the silvicultural system now called coppicing was practiced solely for small wood production. Small wood production के लिए ही coppicing किया जाता है, क्योंकि हमने कहा ना कि coppicing जो है उससे क्या हो रहा है, वैसे तो हमारे पास सिंपल क्या था, ट्री ये था, इससे हमें काफ़ी मोटा स्टेम मिलता है, लेकिन अगर हम लोग कॉपिसिंग कर देते हैं इससे हमें पतले पतले स्टेम्स मिलते हैं और उनकी इतनी ग्रोथ भी नहीं होने देते, हम लोग पहले ही काट देते हैं। मतलब जितनी इसकी लेंथ होती है, इन ट्रीज की लेंथ होती है, उतनी लेंथ भी नहीं होने देते, एक मिडल लेंथ होती है जिससे कि हमें प्रोडक्ट मिल सके, वुड जो है वुड की फॉर्म में प्रोडक्ट मिल सके, उतना मिल जाए जितना, उसके बाद हम लोग उसको काट देते हैं। वही मैंने कहा ना आपको कि एक प्लान्ड प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग खुद अपनी मर्जी से ट्रीज को काटते हैं और उनसे फिर वो अपने आप रीजनरेट हो जाते हैं वो ट्रीज। ठीक है, तो क्योंकि इससे क्या है कि लो शूट्स मिल गई हैं हमें, स्मॉल वुड्स मिल गई हैं, तो इसको लो फॉरेस्ट कहा जाता था पहले, क्योंकि ये सिस्टम जो था वो ज़्यादा यूज़ होता था, क्योंकि पहले स्टेम्स को, जो थिक स्टेम्स होते थे उनको काटने के लिए उनके पास मशीन्स नहीं होती थी, मोटर सिस्टम होता है। मोटर सिस्टम मतलब अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मशीन्स दिखेंगी, उनसे वो ट्रीज को काट रहे हैं। ठीक है, लेकिन आजकल वो आई हैं वो मशीन्स, पहले ऐसा नहीं होता था, मशीन से नहीं काट सकते थे, तो उनको बड़े बड़े आरी वगैरह से काटना पड़ता था, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तो इस वजह से उनको काटने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगते थे। तो इस वजह से वो लोग क्या करते थे कि एक ही बार जब वो ट्रीज हुए तो उन लोगों ने क्या किया कि उसका स्टंप रहने दिया, और स्टंप से शूट्स जो निकलेंगे अब वो थोड़े थिन होंगे, इस वजह से उन थिन स्टेम्स को वो काटते थे। ठीक है, बहुत इजी होता था उनके लिए थिन स्टेम्स को काटना, इस वजह से वो लोग इसी मेथड को प्रेफर करते थे। और फिर बाद में क्या हुआ, मिडिवल पीरियड में पिग्स को फीड करवाने के लिए उनको कुछ ट्रीज ऐसे चाहिए थे कि जो पिग्स फीड कर सकें, तो इस वजह से उनको बड़े ट्रीज चाहिए थे। तो इस वजह से वो लोग क्या करते थे कि कुछ ट्रीज फॉरेस्ट में कुछ ट्रीज बड़े रहने देते थे, उनको नहीं काटते थे, उनका स्टंप तक नहीं काटते थे, उनको बड़े होने देते थे, जिनकी वजह से उनके ऊपर जो फ्रूट है वो लग सके और पिग्स उनको खा सके। तो इस वजह से कुछ ट्रीज जो होते थे उनकी कॉपिसिंग की जाती थी, कुछ ट्रीज की कॉपिसिंग नहीं की जाती थी। तो इस मेथड को कॉपिस विद स्टैंडर्ड्स कहते थे। स्टैंडर्ड्स मतलब कुछ ट्रीज रहने देते थे कि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, जैसे नॉर्मली ग्रो होता है एक ट्री, जो थिक स्टेम वाला जो ट्री होता है, जो नॉर्मली ग्रो होता है, जिसकी काफ़ी एज होती है, वैसे उसको ग्रो रहने करते थे। और कॉपिसिंग कुछ ट्रीज की जाती थी, तो उस फॉरेस्ट को कॉपिस विद स्टैंडर्ड्स वो कह देते थे उस मेथड को। और मिडल फॉरेस्ट कह दिया जाता था, क्योंकि उसमें क्योंकि जो हम लोग जब कॉपिसिंग करते हैं तो लोअर स्टोरी होती है, ये जो कॉपिसिंग होती है इसकी जो हाइट होती है बहुत थोड़ी होती है, लेकिन जो दूसरे ट्रीज होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो क्योंकि फॉरेस्ट में हम लोग जैसे देखते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो वो स्टैंडर्ड ट्रीज कहलाते थे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स कहलाते थे।
और बाकी कोपिस कहलाते थे। ठीक है, ये वाले जो होते थे ये कोपिसिंग कहलाते थे। तो इस वजह से उसको नाम दे दिया गया कोपिस विद स्टैंडर्ड्स। तो ये मिडल फॉरेस्ट हो गया, क्योंकि जिसमें छोटे ट्रीज भी आ गए और इसमें बड़े ट्रीज भी आ गए, तो उसे मिडल फॉरेस्ट कह देते थे। ठीक है, और मॉडर्न फॉरेस्ट्री को हाई फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि आजकल मशीन्स हैं हमारे पास ट्रीज को काटने के लिए। तो अगर स्टेम थिक भी होगा तो उसको बहुत इजीली काटा जा सकता है मशीन के द्वारा। तो इस वजह से आजकल जो फॉरेस्ट है, और पिग्स को फीड करवाने के लिए उनको और भी कोई चीज़ें होती हैं पिग्स को फीड करवाने के लिए, तो आजकल जो फॉरेस्ट होते हैं उनको मॉडर्न फॉरेस्ट्री कहा जाता है, हाई फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि सारे ट्रीज जो हैं वो ज़्यादातर बड़े ही होते हैं। ठीक है, The shoots may be used either in their young state for interweaving in wattle fencing, or the new shoots may be allowed to grow into large poles, as was often the custom with trees such as oaks or ashes. तो अब जो shoots बनती हैं वो young state में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये shoots बनेंगी, कॉपिस shoots बन रही हैं ये वाली, तो इनको यंग स्टेट में भी हम लोग इनको काट दें। मतलब जब मान लो इतनी ग्रोथ हुई जब इनकी, तो इनको काट दिया, यंग स्टेट में भी काट सकते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनकी काफ़ी सारी लेंथ होने देते हैं, इतनी तक लेंथ हो गई और उसको तब काटा गया। ठीक है, काफ़ी लेंथ हो गई तब काटते हैं। तो ये जो है ये तो यंग स्टेट में ही उसको काट दिया। यंग स्टेट में जो काटते हैं ना जिन स्पीशीज़ को, वो आते हैं विलो स्पीशीज़ आते हैं उसमें, विलो, हैज़ल। जो विलो होता है उसके तो शूट्स बहुत ही पतले होते हैं, जैसे श्रब्स में हम लोग देखते हैं बुशेस होती हैं जो वैसे होते हैं इनके, ऐसे जैसे ये स्टंप है तो ऐसे बहुत पतले पतले इनके शूट्स होते हैं और काफ़ी सारे शूट्स एक ही स्टंप पे लगे होते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं उनके जो ये होते हैं स्टेम्स होते हैं मोटे होते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा कोपिस शूट्स नहीं लगती हैं स्टंप के ऊपर। मतलब जैसे कि ये हमारे पास स्टंप है तो ज़्यादा नहीं लगती हैं, 4-5 ही होंगी, थोड़ा मोटे होते हैं ये इस तरह से। ऐसे ही उधर वाली साइड भी ऐसे ही होगा। ठीक है, सो ये जो हैं ये लार्ज पोल्स बनाने में यूज़ होते हैं। इनमें जो स्पीशीज आते हैं वो आते हैं ओक्स और एशेस। ठीक है, सो इसमें जो हम लोग अगर यंग स्टेट में यूज़ कर रहे हैं वो वेटल फेंसिंग के काम में यूज़ होता है। ये होते हैं विलोज या हैज़ल के स्पीशीज़ के साथ। अगर लार्ज पोल्स हम लोग ले रहे हैं ट्री से तो वो ओक्स और एशेस से मिलते हैं। ठीक है, दीज क्रिएट्स लॉन्ग स्ट्रेट पोल्स विच डू नॉट हैव वेंट्स एंड फोक्स ऑफ नेचुरली ग्रोन ट्रीज। कोपिसिंग में भी प्रैक्टिस टू एनकरेज स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न्स एज विद सिनेमन ट्रीज। सिनेमन दालचीनी को कहते हैं। तो सिनेमन दालचीनी जो होती है वो पेड़ की बाढ़ की होती है, तो वो ट्री की बार्क जो है वो हमें मिलती है इससे सिनेमन से, सिनेमन ट्री से। तो सिनेमन ट्री जो होते हैं, अगर वैसे तो क्या है कि एक ट्री है उसकी ये ही एक ही स्टेम है, उससे हमें सिनेमन मिल रहा है, ये सिनेमन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उसको काट दें यहाँ से और ये हम लोग इससे कॉपिस शूट्स जो निकलेंगी अब वो काफ़ी सारी होंगी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बार्क जो है वो मिलेगी। अब ज़्यादा बार्क मिलेगी तो हमें सिनेमन भी है जो है, मतलब सिनेमन बार्क ही होता है, जो दालचीनी होती है वो बार्क ही होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें दालचीनी मिलेगी। तो इस वजह से कॉपिसिंग सिनेमन ट्रीज में भी प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, फर्दर another more complicated system is called compound copies. compound copies भी एक कॉपिसिंग में टाइप है, ये फर्दर डिस्क्राइब करूँगी। ये जो है ना ये टॉपिक कंपाउंड कॉपिस, ये कॉपिस विद स्टैंडर्ड का टाइप ही होता है, कॉपिस विद स्टैंडर्ड से ही रिलेटेड है, उसमें ही ये एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, sometimes formal coppice is converted to high forest woodland by the practice of singling all but one of the regrowing stems are cut, leaving the remaining one to grow as if it were an uncut tree. इसमें क्या किया जाता है कि कुछ कॉपिस जो होते हैं, मतलब हम लोग मान लो ये स्टंप है, स्टंप से हमारे पास काफ़ी सारे शूट्स निकल गए हैं इस तरह से, है ना, काफ़ी सारे शूट्स निकल गए हैं। अब ये शूट्स जो हैं इनसे जो शूट से मतलब इनसे हमें जो हम लोग प्रोडक्ट चाहते हैं वो मिल रहा है ना। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि ये वैसे ही जैसे नॉर्मल
हम लोग ट्री को ग्रो करते हैं, जिस तरह से नॉर्मल ट्री होता है इस तरह से एक स्टेम होता है, वैसे ही हम लोग दोबारा से फिर चाहते हैं कि वो मैनी शूट्स की बजाय एक ही स्टेम हो उसकी। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है ऐसा करने के लिए, जब स्टम्प से शूट्स निकलती हैं तो उन शूट्स को काट देते हैं। ठीक है, जितनी भी शूट्स होती हैं उनको काट देते हैं, सिर्फ एक शूट रहने देते हैं। अब वो एक शूट जो है वो जैसे जैसे टाइम बीतता है वो पूरे स्टेम के ऊपर इस तरह से अपना बना लेती है और उससे एक ही स्टेम जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग स्टम्प मेथड से भी पूरा एक हाई फॉरेस्ट बना सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो दोबारा से फिर से वैसे ही प्लांट्स को, वैसे ही जो बड़ी हाइट वाले प्लांट्स होते हैं वैसे ही हम लोग उसको ग्रो कर सकते हैं, अगर हम लोग कॉपिस मेथड भी करें तो। ठीक है, इसे सिंगलिंग आउट ऑपरेशन कहते हैं कि हमने सिर्फ एक ही शूट रहने दिया, एक शूट से ही वो फिर हाई फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। In southern Britain, coppice was traditionally hazel, hornbeam, ash, sweet chestnut, occasionally sallow, elm, small-leaved lime and rarely oak or beech. जो कॉपिसिंग के लिए हम लोग ट्रीज यूज करते हैं वो ये यूज होते हैं। हैजल, विलो स्पीशीज भी यूज करते हैं। वैसे हैजल जो होते हैं क्योंकि इनके जो कॉपिसिंग शूट्स होते हैं बहुत इजीली कट जाते हैं, इस वजह से ट्रेडिशनली पुराने समय में ये यूज होते थे। हैजल यूज करते थे, हॉर्नबीम, ऐश, स्वीट चेस्टनट ये सब यूज होते थे। ओकेजनली ये सब यूज करते थे और रेयरली ये यूज करते थे, क्योंकि ओक जो होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ओक होता है उसका स्टेम काफी मोटा होता है, उसका जो उसके शूट्स निकलते हैं ना, कॉपिस शूट्स निकलते हैं, वो भी काफ़ी मोटे होते हैं, तो उनको भी काटना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और वो फ्यूल में एज फ्यूल फॉर कुकिंग भी यूज़ करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको अगर लकड़ियों के घर बनाने होते थे तो वो तभी यूज़ करेंगे ओक स्पीशीज़ को, ओक तो तभी यूज़ होंगे, लेकिन बाकी टाइम पे उनको क्या करना होता था, फ्यूल की फॉर्म में यूज़ करना था वुड को। तो इस वजह से वो ज़्यादातर विल्लो, ऐश, हैज़ल वगैरह इन्हीं के ट्रीज ग्रो करते थे। ठीक है, ओक जो है वो कम यूज़ होता था। और ऑल अमंगस्ट सेसाइल, ओक, ऐश और बीच स्टैंडर्ड्स, और ओक को स्टैंडर्ड्स की फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड ट्रीज होते हैं जो ज़्यादा हाइट लेते हैं, ज़्यादा हाइट बनाते हैं, जो उनकी फॉर्म में यूज़ होता था वो ओक। कॉपिस मैनेजमेंट फेवर्स ए रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफन ऑफ स्पीशीज अडॉप्टेड टू ओपन वुडलैंड। अब कॉपिस मैनेजमेंट की वजह से फॉरेस्ट में डाइवर्सिफिकेशन भी आती है। कैसे? जैसे हम लोग ट्रीज को काट दें तो अब ट्रीज जब सारे कट गए फॉरेस्ट में, तो अब जो नीचे वाली वेजिटेशन है, जो नीचे वाली वेजिटेशन होगी, इस तरह से पहले ट्रीज लगे हुए थे और नीचे वाली वेजिटेशन यहाँ पे थी। अब अगर ट्रीज कट जाएंगे तो नीचे वाली वेजिटेशन को सनलाइट पूरी अच्छी से मिलेगी, सनलाइट मिलेगी तो ये जो नीचे वाली वेजिटेशन है इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते थे। अब ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं ये अच्छे से फ्लावर्स ग्रो करेंगे। ठीक है, तो अब इनको लाइट अच्छे से मिल रही है और ये ब्लूमिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती थी। फ्लोरा के केस में भी हो गई, जैसे कि एग्जाम्पल आते हैं ब्लू बेल, एनिमल और प्राइमरोस, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनको काफ़ी लाइट मिली तो ये इजिली ग्रो कर जाते थे, तो फ्लोरा में डाइवर्सिटी आ गई। इसी तरह से फोना में भी डाइवर्सिटी आ जाएगी। ओफन ब्रैम्बल्स ग्रो अराउंड द स्टूल्स। ब्रैम्बल्स क्या होते हैं? जो स्टूल्स हमने जो स्टूल्स मिले, अब उन स्टूल्स के अराउंड ब्रैम्बल्स ग्रो करेंगे, मतलब बुशेस जो हैं, बुशेस होती हैं एक टाइप की, ये श्रब्स में आते हैं, उनके अराउंड, स्टूल्स के अराउंड ये ग्रो कर जाते हैं। अब अगर ये ग्रो कर गए तो इनमें झाड़ियों में अब एनिमल्स छुप सकते हैं, तो वो एनिमल्स जो हैं अपने लार्ज प्रेडेटर से बचने के लिए वो उसमें छुप जाते थे, तो इस वजह से फॉरेस्ट में फोना की भी डाइवर्सिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि जो ओवरस्टूड कॉपिस है, ओवरस्टूड कॉपिस मतलब जो हाई कैनोपी, ओवरस्टूड मतलब हाई कैनोपी, हाई कैनोपी जो है वो बायोडाइवर्सिटी नहीं फेवर करती। ठीक है, वो क्योंकि उसकी वजह से लाइट नहीं प्रोवाइड होगी नीचे वाली वेजिटेशन को, तो उसकी वजह से डाइवर्सिटी नहीं होगी। ओवरस्टूड इज अ हैबिटेट ऑफ रिलेटिवली लो बायोडाइवर्सिटी, लेकिन अंडरस्टूड होगा अगर तो उसकी वजह से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है, कॉपिसिंग ऑफ विलो, एल्डर एंड पॉपुलर फॉर एनर्जी वुड। विलो मैंने आपको कहा पहले ही कि विलो के जो स्पीशीज होते हैं
विलो में काफ़ी पतले पतले स्टेम्स होते हैं, काफ़ी पतले पतले कॉपिस शूट्स होते हैं। तो पतले पतले होने की वजह से उनको झाड़ियों को ईजिली झाड़ियाँ जो है वो ईजिली फ्यूल की फॉर्म में यूज़ हो सकती हैं, है ना। जो हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं तो झाड़ियाँ जो वो ईजिली यूज़ हो सकती हैं। तो इस वजह से झाड़ियों को विलो स्पीशीज, एल्डर और पॉपुलर स्पीशीज को यूज़ किया जाता था एनर्जी वुड के लिए, फ्यूल वुड के लिए, ठीक है। सिस्टम इज़ यूजली अडॉप्टेड फॉर हार्डवुड। और अगर हमें जैसे जो मोटे मटेरियल्स चाहिए, थोड़े थिक चाहिए, जैसे कि अगर हमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जैसे बास्केट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या फिर कोई और हैंडल्स वगैरह, जैसे दरवाजे के हैंडल्स होते हैं, वो सब बनाने के लिए, तो उसके लिए थोड़े थिक स्टेम होने चाहिए। जो कॉपिस शूट से निकलेंगे वो थोड़े थिक होने चाहिए, जो कि ईजिली जिनसे हम लोग अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बना सके, ठीक है। तो उसमें भी कई स्पीशीज आती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉपिसिंग के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसके टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।